नमस्कार। आज हम आपको मौखिक भाषा के बारे में अध्ययन कराएंगे। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा का अर्थ है जब हम अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने बोल करके व्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में व्याकरण के नियमों के निर्वाह में शिथिलता रहती है, लेकिन मनुष्य मौखिक रूप में अपने विचारों को अधिक सहज रूप से और सरल रूप से व्यक्त कर सकता है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते समय विभिन्न मुख की मुद्राओं, संकेतों आदि का सहज रूप से प्रयोग किया जा सकता है। प्राय हम सांकेतिक एवं मौखिक भाषा का प्रयोग एक साथ करते हैं। जैसे हम अपने से बड़ों के आदर के साथ नमस्कार करते हैं तो साथ साथ में दोनों हथेलियों को जोड़कर प्रणाम का भी इशारा करते हैं। जब हम किसी से बात करते हुए अपनी आँखों, चेहरों, हाथों की गति, स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद ले रहे होते हैं तो उस समय मौखिक भाषा की जो महत्वपूर्णता है वो अधिक बढ़ जाती है और इसमें मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे जीवन की कई महत्वपूर्ण भावनाएं जैसे खुशी, दुख, भय, प्रेम आदि मौखिक के साथ साथ अमौखिक भाषा के जरिए व्यक्त किए जाते हैं। मौखिक भाषा में एक बात और है कि इसमें हम अपने स्वर के उतार चढ़ाव के साथ और अधिक बल दे करके अपनी बात को प्रभावी रूप से किसी के सामने व्यक्त भी कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाला समझ सके कि किस बात को यह प्रभावी रूप से कहना चाहता है, मेन बात इसकी क्या है और क्या यह कहना चाह रहा है। तो इसमें हम किसी बात को पुनः दोहराकर या जोर से, धीरे से बोल करके स्वर के उतार चढ़ाव के साथ अपनी बात को किसी के सामने प्रभावी रूप से व्यक्त भी कर सकते हैं। अतः मौखिक भाषा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बोल करके आम जीवन में समाज के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करके उनके साथ सामंजस्य भी बनाए रख सकता है। मौखिक भाषा के लेकिन कुछ सिद्धांत हैं, जिसके सिद्धांतों के आधार पर हम मौखिक भाषा को सफलतापूर्वक उसको व्यक्त कर सकते हैं कि मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए। प्रभावी मौखिक भाषा संचार के लिए विचारों में स्पष्टता का होना बहुत ज़रूरी है। संचारक को चाहिए कि जिस भी सूचना संदेश का संचारण करना हो वो स्पष्ट हो, आसानी से समझने योग्य हो। वार्तालाप में किसी प्रकार की भ्रम, अप्रभावी और गलतियाँ संचार में नहीं होनी चाहिए। प्रभावी मौखिक भाषा संचार के लिए कोई ज़्यादा मानकीकृत नियम तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ आवश्यक सिद्धांत हैं, जिसमें प्रमुख हैं। नंबर 1, संक्षिप्तता। संक्षिप्त हो यानी हमारे जो संदेश हैं वो प्राय संक्षिप्त होने चाहिए। संदेश ना तो अधिक छोटे और ना ही अधिक बड़े होने चाहिए, और जो कि ऐसे होने चाहिए जो कि सामने वाला हमारी लैंग्वेज को या भाषा को स्पष्ट रूप से समझ सके और उसमें अपनी ताजगी और जीवंतता का अनुभव भी वो कर सके, वो बोर भी महसूस ना कर सके। ऐसे ही संक्षिप्त संदेश हमें सामने वाले को प्रभावी रूप से बोलने चाहिए और उनमें भ्रम की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है स्पष्टता। प्रभावी मौखिक भाषा में नंबर 2 है स्पष्टता, जिसमें मौखिक भाषा में जो होना है तो वो क्या है कि स्पष्ट होना चाहिए। मौखिक भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, जिसमें वार्तालाप के पूर्व में कोई भी किसी विचार का जो पुनर्चिंतन है वो पहले से ही किया जाना चाहिए और उसमें सामने वाला जो है कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक की बात स्पष्ट ना हो उसके जब आपके सामने जो बात है वो स्पष्ट हो जाए तभी सामने वाले के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहिए। मौखिक भाषा स्पष्ट रूप से और सरल शब्दों में और लघु वाक्यों में और सामान्य शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि मौखिक भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि सामने वाला जो है हमारी भाषा या हमारे संदेश को अच्छी तरह से समझ सके, हमारे विचारों को वो समझ सके। नंबर 3 है परिशुद्ध, निश्चित एवं सही शब्दों का चयन उसमें किया जाना चाहिए। प्रभावी मौखिक भाषा में जो है शब्दों का चयन जो है शुद्धता के आधार पर किया जाना चाहिए। उसमें सही शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि एक अर्थ देने वाले हो, जो सामने वाला है उसका अन्य अर्थ ना निकाल सके और जो हम कहना चाह रहा है वो अर्थ उसका लगाए। कन्फ्यूजन वाले शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं किया जाना चाहिए। अतः जो शब्द हैं वो निश्चित और सही शब्द होने चाहिए।
नंबर 4 है क्रमबद्धता। प्रभावी मौखिक भाषा में जो क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और उसमें ऐसे नहीं हो कोई बात पहले कह दी फिर बाद में कह दी, ऐसे कुछ उसमें नहीं होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप से ही उस बात को अपनी को कहना चाहिए, जिससे कि सामने वाला हमारी बात को कोई समझ सके, और उसमें तारतम्यता अवश्य होनी चाहिए। नहीं तो सामने वाला हमारे संदेश को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा। अतः हमारे संदेश में क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। तकिया कलाम नंबर 5 है तकिया कलामी जो शब्द हैं उनका अनुचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी हमारी जो लैंग्वेज है उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि हम जैसे बार बार कहते हैं कि ओ माय गॉड, वो जैसे शब्द हैं इनका प्रयोग बार बार नहीं हमारी लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे सामने वाला जो है बोरियत महसूस करता है और कहता है कि पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए कि बार बार हम तकिया कलामी शब्दों का प्रयोग नहीं करें कि जैसे, तो इससे सामने वाला हमारे विचारों को प्रस्तुत करने में सामने वाला हमारे विचारों को ग्रहण करने में असमर्थ महसूस करता है और बोरियत भी महसूस करता है। नंबर 6 है संबंध सूचक विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्दों से मुक्त भाषा का उपयोग। यानी अनावश्यक संबंध सूचक शब्दों का उपयोग मौखिक भाषा में नहीं किया जाना चाहिए, और क्रिया विशेषण जैसे शब्दों का प्रयोग केवल वहीं करना चाहिए जहाँ पर आपके लिए आवश्यक हो। अनावश्यक रूप से उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अर्थ की महत्ता की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार से अपनी लैंग्वेज में इन सिद्धांतों का पालन करने से हम अपने जो मौखिक कौशल है उसको अच्छी तरह से प्रभावी रूप से सामने वाले को अपने संदेश को या अपने विचारों को आदान प्रदान सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः इन नियमों का पालन हमें मौखिक भाषा में करना चाहिए। फिर है मौखिक भाषा के उद्देश्य। मौखिक भाषा के वैसे तो काफ़ी सारे उद्देश्य हैं जिससे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने आत्म विज्ञापन कर सकते हैं। व्यक्ति का विकास ही मौखिक भाषा के द्वारा होता है, और जो रोज़मर्रा के कार्य हैं वो भी मौखिक भाषा के द्वारा ही होते हैं। अतः मौखिक भाषा का उद्देश्य हमारे जो व्यक्तित्व का है संपूर्ण विकास करना है। तो इसके मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है भावों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावना को शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना। ऐसे समाज में संगठन और शक्ति होती है जिसमें उसके सदस्य जो हैं अपने भावों का आदान प्रदान करते रहते हैं, एक दूसरे की बात को गहनता से समझते हैं, सुनते हैं और एक दूसरे में सामंजस्य बनाए रखते हैं। अतः भावों के आदान प्रदान के द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जा सकता है, और व्यक्ति जो है अपने भावों को आदान प्रदान करके अपने अंदर जो है कुंठा जो है उसको भी दूर कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर करके अपने दुख को भी दूर कर सकता है, अपनी खुशी को भी जाहिर कर सकता है। अतः मौखिक भाषा का मुख्य उद्देश्य भावों के आदान प्रदान के द्वारा समाज में शांति की स्थापना करना है और अपने संतुलन को समाज में संतुलन बनाए रखना है। नंबर 2 है आत्मविज्ञापन। यानी इसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने आप का भी विज्ञापन कर सकता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, या मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। तो इसे कहते हैं आत्मविज्ञापन या आत्म प्रकाशन। कभी कभी व्यक्ति इसमें बड़ा चढ़ा करके भी बोल सकता है, बोल देता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ। तो फिर इसमें क्या है, व्यक्ति मौखिक भाषा के द्वारा आत्म विज्ञापन करता है या आत्म प्रकाशन करता है, और इससे उसे आत्मसंतोष और सुख की प्राप्ति भी होती है कि हाँ मैंने अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो इसमें मौखिक भाषा के द्वारा व्यक्ति आत्म प्रकाशन भी कर सकता है। नंबर 3 है व्यक्ति का विकास। जो व्यक्ति निर्भीक होकर के अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकता है
और जो अपनी भावनाओं को वाणी द्वारा दूसरों के समक्ष प्रकट करके उन्हें अपने बस में कर लेता है और जिससे श्रोता उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो उसके पक्ष में वो हो जाते हैं और लाखों की भीड़ में ऐसे कुशल वक्ता की बात एकाग्रचित होकर के लोग सुन लेते हैं और इससे क्या है, व्यक्ति का विकास भी होता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अच्छा बोल सकता है तो उसकी बात को लोग बाग ध्यानपूर्वक और केंद्रित होकर भी सुनते हैं और उसका प्रभाव भी दूर दूर तक दिखाई देता है और लोगों की भीड़ जो है उसको सुनने के लिए तत्पर रहती है। जैसे भागवत वाले हैं, जो अच्छी तरह से भागवत कहता है, प्रभावी रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करके भागवत कहने वाला वक्ता होता है, तो उसको लोग सुनने भी आते हैं। और जो व्यक्ति इसी प्रकार से व्यक्ति के विकास के लिए मौखिक भाषा का अधिक महत्व है। फिर है मौखिक भाषा के महत्व। नंबर 1 है इसमें, मौखिक भाषा बालक की प्रारंभिक भाषा है। यानी आपने देखा होगा कि बालक जो है शुरुआत में जब वो छोटा होता है तो वो किसी बात को अनुकरण के द्वारा सीखता है, पहले सुनता है फिर उसको बोलना सीखता है। तो इसलिए उसके लिए ये सुनना और बोलना प्रमुख 2 विधियाँ हैं, ये प्रमुख हैं और वह मौखिक भाषा के द्वारा अपने भावों और विचारों को जो को उसकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए वो बोलना चाहता है और वो बोल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अतः जो मौखिक भाषा है बालक की प्रारंभिक भाषा है। पहले व्यक्ति जो बालक है वो सुन करके बोलना ही सीखता है। इसलिए विद्यालय में इन्हीं विधियों का अधिक प्रयोग छोटे स्तर पर किया जाता है। नंबर 2 है मौखिक भाषा द्वारा प्राय विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ये तो मौखिक भाषा के द्वारा आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए मौखिक भाषा का प्रमुख कार्य है व्यक्ति का जो है संपूर्ण विकास करना, जिससे कि वह सामने वाले के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके और अपने विकास को भी वो कर सके। नंबर 3 है मौखिक कार्य द्वारा व्यवहार कुशलता आती है। आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में जो व्यक्ति अच्छी तरह से बोल सकते हैं और उन्हीं व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं और अपनी बात को कहने का कौशल रखते हैं, वही व्यक्ति जीवन में कुशलता और व्यवहारिक व्यक्ति माने जाते हैं। अतः व्यवहार कुशलता के लिए मौखिक भाषा अत्यंत आवश्यक है। देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है तो उसके बारे में बड़ाई भी करते हैं, हाँ फलाना व्यक्ति ऐसे अच्छी तरह से बोलता है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो व्यवहार कुशलता के लिए भी मौखिक भाषा का महत्व अत्यधिक है। चौथा है मौखिक कार्य द्वारा भाषण में निपुणता बढ़ती है। यानी जिन बालकों का उच्चारण शुद्ध है और साथ ही अपने विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता है और बोलते समय जिनमें संकोच और आत्मीयता की भावना नहीं होती है, वे बालक आगे चल के निपुण वक्ता बन जाते हैं। और भाषा में निपुणता लाने के लिए बोलने के कौशल का विकास शिक्षकों को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से किसी के सामने जाहिर कर सकें और अपने जो मौखिक कौशल का वो विकास अत्यंत प्रभावी रूप से कर सकें। नंबर 5 है